अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। कैदी नंबर 804 इस्टेब्लिशमेंट के लिए दर्द सर बना हुआ है और सिस्टम बाकायदा तौर पर खम ठोक कर मैदान में आ गया है। और अगर ये कहा जाए कि सिस्टम ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। यानी इससे पहले जो सब खामोश थे और अदालतें अपना काम कर रही थी, अब वो खामोशी तोड़ दी गई है और अदालतों से बाकायदा तौर पर अपनी मर्ज़ी के काम कराए जा रहे हैं। आपको याद होगा जज हुमायूं दिलावर की तरफ से, यानी जो ट्रायल कोर्ट के जज थे, उन्होंने फ़ैसला दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आबिर फ़ारूक ने उस फैसले की तौसीक भी की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके बाद हरकत में आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बाउंड किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया और इमरान खान साहब को इंटरिम रिलीफ मिल गया। लेकिन इसके बावजूद साइफर केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब साइफर केस में जब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अटक जेल से चेयरमैन पीटीआई को निकाल के अदालत में पेश किया जाएगा, तो ऐन मौके पर ये अदालत ही अटक जेल में लगा ली गई। यानी पैरेलल 2 सिस्टम्स चल रहे हैं, जज हुमायूं दिलावर की अदालत, जस्टिस आबिर फ़ारूक की अदालत और काउंटर में उमर अता बंदयाल की अदालत। और यहाँ पर अटक जेल के अंदर जो अदालत लगाई गई वो जज जुल्करनैन अबुल हसनात की अदालत थी। और अबुल हसनात साहब ने इस हेयरिंग के दौरान ये कहा था कि वो दिलावर नहीं है बल्कि दलेर हैं। ये बड़े मानी खेज किस्म के रिमार्क्स थे जो अबुल हसनात साहब ने उस वक्त दिए थे। और उसके बाद ये लग रहा था कि जैसे जज साहब जो हैं वो इस मोड में है कि शायद चेयरमैन पीटीआई को कोई ना कोई रिलीफ दे दें। लेकिन क्या कीजिए कि सिस्टम के जो पाँव हैं वो बहुत मजबूत हैं और सिस्टम के हाथ बहुत लंबे हैं। और अबुल हसनात साहब जिन्होंने कहा था कि मैं दिलावर नहीं बल्कि दलेर हूँ, वो 1 हफ़्ते की छुट्टी पर चले गए हैं। यानी ऐन उस रोज़ जिस रोज़ इमरान खान के साइफर गुमशुदगी केस के अंदर जो है वो समाअत होनी थी, तो पता चला कि जज साहब जो हैं वो 1 हफ़्ते की छुट्टी पर हैं। यानी 1 हफ़्ते तक तो अब ये केस खटाई में पड़ गया है और 1 हफ़्ते तक कैदी नंबर 804 अटक जेल के मेहमान ही रहेंगे। अब ये तो है इमरान खान का मामला, यानी इमरान खान को ज़्यादा देर तक अभी बिहाइंड द बार्स रखने का पूरा प्लान है और इसके लिए सिस्टम बेशक एड़ी चोटी का, यानी काउंटर सिस्टम जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन सिस्टम हर मामले के ऊपर रिएक्ट करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है चौधरी परवेज़ इलाही की। और चौधरी परवेज़ इलाही के केस के अंदर आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज़ जज अमजद रफ़ीक जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने आईजी इस्लामाबाद की सरजनिश की थी और आईजी इस्लामाबाद के लिए तौहीन अदालत का नोटिस भी इशू कर दिया था। और फिर ये बाउंड किया गया था मौके पर मौजूद सेशनल जज साहब को कि परवेज़ इलाही को अटक जेल से, सुपरिटेंडेंट अटक जेल से बाजियाब करा के लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए। ये बड़ी धमाकादार और धुआंधार कल की जो समाअत थी वो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की कोर्ट के अंदर थी। लेकिन गुज़श्ता रोज़ की इस समाअत के बाद रात को रोस्टर जारी हुआ और रोस्टर बड़ा हैरानकुन था कि उस रोस्टर के अंदर जो जज साहब हैं उनका तबादला मुल्तान बेंच में कर दिया। यानी उनके केसेस जो है वो मुल्तान बेंच में लगा दिए गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये रोस्टर जो है जो 30 अगस्त को जारी हुआ और उनका जो ट्रांसफ़र है वो मुल्तान बेंच में कर दिया गया। और उसके बाद पता चला कि अमजद रफ़ीक साहब जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिन्होंने इस्लामाबाद के आईजी की सरजनिश की थी और जिन्होंने बाउंड किया था लोगों को और मौके पर धुआंधार किस्म के रिमार्क्स दिए थे कि फौरी तौर पर उनको बाजियाब कराया जाए। और फिर ये कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की हुक्मदूली की गई है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से और इसी पर इस्लामाबाद पुलिस के आईजी को नोटिस भी हुआ था और ये कहा था कि परवेज़ इलाही साहब को प्रोड्यूस किया जाए। तो अल्टीमेटली उनको ही ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ़्तार करने के जो हुक्म है उसको मुअत्तल किया और उनको बरी करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद परवेज़ इलाही साहब तो बरी नहीं हुए हैं, वो अटक जेल में ही मौजूद हैं। परवेज़ इलाही साहब भी बार बार ये सवाल कर रहे हैं, इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन क्या कीजिए कि वो एक केस से निकलते हैं तो दूसरे केस में धर लिए जाते हैं। और परवेज़ इलाही साहब के जो केसेस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। यानी पहली गिरफ्तारी जो उनकी थी वो 1 जून को हुई थी और 1 जून को उस वक्त हुई थी कि जिस वक्त पुरअसरार अंदाज के अंदर वो अपने घर से गाड़ी से निकले थे और उस गाड़ी को बाहर जो नाके पर पुलिस मौजूद है उसने आइडेंटिफाई करके परवेज़ इलाही साहब को उससे उतारा था। बारिश हो रही थी और वो धर लिए गए थे। और 1 जून को एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने पहली बार चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया था और अगले ही रोज़ अदालत ने उनको इस मुकदमे के अंदर डिस्चार्ज करने के अहकाम जारी कर दिए थे। वो गैर कानूनी ठेकों के थे, गबन के थे, करप्शन के चार्जेस थे। लेकिन उसके बाद गुजरांवाला के अंदर जो है वो कुछ तरक्याती कामों में बेज़ाब्तगियों के मामले के ऊपर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने एक और केस बना के उनको धर लिया था। और इस केस के अंदर भी 3 जून को जो है 2 मुकदमात से परवेज़ इलाही साहब को बरी कर दिया गया था। लेकिन ये जो टॉम एंड जेरी का खेल है
ये आज तक जारी है। वो एक मुकदमे से निकलते हैं तो दूसरे मुकदमे में धर लिए जाते हैं। उसके बाद फिर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने उनको पंजाब असम्बली के अंदर गैर कानूनी भर्तियों, यानी 3 जून को उनको फिर बरी किया गया 2 केसेस से। तो अगले ही रोज़ जो है वो उनको एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने पंजाब असम्बली के अंदर गैर कानूनी भर्तियों पर गिरफ्तार किया। और फिर 9 जून को एक खुसूसी इंसदाद बदनवानी अदालत ने एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को गैर कानूनी तैनातियों के केस के रिकॉर्ड में को पेश करने का आखिरी मौका दिया था। और उसी रोज़ कौमी एहतसाब ब्यूरो हरकत में आता है और फिर गुजरात में और मंडी बहाउद्दीन में तरक्याती मनसूबों में मुबैना तौर पर जो करप्शन है उसके अंदर परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 12 जून को फिर सेशन अदालत ने गबन केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से परवेज़ इलाही की बरियत के फैसले को कलअदम करार दिया था और जिसके अगले ही रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के इस हुक्म को भी मुअत्तल कर दिया था। यानी सेशन कोर्ट एक हुक्म जारी करती है, लाहौर हाई कोर्ट उसको ओवरथ्रो करती है, परवेज़ इलाही साहब को रिलीफ मिलता है। लेकिन फिर 9 मई का मामला जो है वो आ जाता है और 9 मई के मामले के अंदर भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नामजद कर दिया जाता है। और ये मामला आज तक जो है वो एक रोलिंग स्टोन बना हुआ है, दैट गैदर्स नो मैस। यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो अभी तक एक मुकदमे से निकल के दूसरे मुकदमे के अंदर वो हवालात में हैं और इस वक्त पुलिस के मेहमान हैं, अटक जेल के अंदर मौजूद हैं। और पीछे इसकी जो सारी कहानी है वो उनके साहबजादे हैं और साहबजादे मुनस इलाही साहब हैं जो बिल्कुल घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। कुछ गारंटीज़ मांग रहे थे लेकिन शायद वो यकीन दहानियाँ उनको नहीं मिल सकी और अब मामला इस नहज पर आ गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के आगे खड्डा है और पीछे खाई है। यानी ना तो उनको सियासी तौर पर कोई रास्ता दिया जा रहा है और ना ही उनके केसेस के अंदर कोई रास्ता तलाश किया जा रहा है। आखिरी हल यही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं, इवन अली मोहम्मद ख़ान जैसे, शहरियार आफरीदी जैसे, शानदाना गुलजार साहिबा जैसे, जिनको रिलीफ मिल गया है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर है और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेटर स्टेज पे ज्वाइन किया था। काफ लीग से इनका ताल्लुक़ था और फिर ज़ाहिर है चौधरी शुजात के बहुत क्लोज़ हैं। इनकी अपनी हुकूमत होने के बावजूद अपना भाई जो है उसको बाजियाब नहीं करा सके और फिर ख़ानदानी दुश्मनी भी जो है वो मोल ले ली सिर्फ सियासत की बुनियाद के ऊपर। और चौधरीयों की जो आपस की रफ़ाकत है जो जानी जाती थी, मशहूर थी, ख़ानदान के अंदर एका मशहूर था, वो एका और ख़ानदान का शराजा भी बिखर गया। अब इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास ना तो पॉलिटिकल मनूवरिंग का रास्ता है कि वो काफ लीग में वापस आ जाए और ना ही उनके पास कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने का रास्ता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अब मुनस इलाही ऐसे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और इतलात ये हैं कि दोबारा क्योंकि मोहम्मद ख़ान भट्टी को गिरफ़्तार किया गया है जो चौधरी परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं और पंजाब असम्बली में बतौर सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करते रहे उस वक्त जिस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर थे। तो अल्टीमेटली मुनस इलाही को वतन वापस बुलवाना मकसूद है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ये कहा जा रहा है कि अपने बेटे को वापस बुलाइए ताकि उनके बेटे से जो छान फटक है, जो मामलात हैं, अल्टीमेटली जो खुरा है उनके बेटे तक जाता है। और ये जो दुश्मनी भी हुई है और ख़ानदान के अंदर भी जो मामलात ख़राब हुए हैं ये भी मरकज़ी किरदार चौधरी मुनस इलाही का है। और फिर जिनकी लड़ाई है, जिनका फड्डा है इंटरनली, वो भी ये चाहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्योंकि बुजुर्गी भी है, ज़ईफ़ भी हैं, गुज़श्ता रोज़ भी पिम्स हॉस्पिटल के अंदर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि सख्ती हो। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ज़िद्दी हैं और इतने ज़िद्दी वाक़े हुए हैं कि उनका इकलौता बेटा है और उस इकलौते बेटे की जो है वो वाकिफ़ाने हाल ये बताते हैं कि कभी कोई बात उन्होंने ऐसी नहीं है कि जो लौटाई हो या मानी ना हो। तो चौधरी परवेज़ इलाही इसलिए ज़िद पे अड़े हुए हैं कि उनको पता है कि उनका बेटा अगर वापस आ जाता है तो उनके बेटे के साथ इससे बहुत ज़्यादा बुरा सलूक होगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तो फिर सहूलत मिल रही है, मैट्रेस भी मिल रहा है, हस्पताल भी मिल रहा है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, रिपोर्ट्स भी मिल रही हैं, बेगम से मुलाकात का मौका भी मिल रहा है, चौधरी शुजात हुसैन भी मुलाकात के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन मुनस इलाही अगर वापस पाकिस्तान में पहुँचे तो मुनस इलाही के साथ बहुत बुरी होगी। और यही वजह है कि बाप अपनी इस बुजुर्गी के अंदर भी सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए और उसके साथ शफ़क़त में, उसके साथ मोहब्बत में ये सज़ा भुगत रहा है और वो एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। और जब तक वो वापस नहीं आता तो उस वक्त तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मुकद्दर भी यही कुछ नज़र आता है। जब तक वो वापस नहीं आते तो उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मुकद्दर में भी कोई सुबह दिलगिरी और राहत की अज़ा नहीं हो सकती है। तो ऐसा सब कुछ ही चलता रहेगा। लेकिन इससे जो मतलब अखज़ करने वाले, मानी अखज़ करने वाले ये अखज़ कर सकते हैं कि सिस्टम बाकायदा तौर पर अब जंप इन कर गया है। वो अपनी स्लीव्स को चढ़ा के अपने घुटनों तक जो है अपनी शलवार को टांग के पानी में घुस गया है, दलदल में कूद पड़ा है और सिस्टम ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब वो खामोश नहीं रहेंगे बल्कि बाकायदा तौर पर बोलेंगे। और फिर इससे आप ये देख लीजिए कि अभी तो सितंबर का महीना है और 16 सितंबर नहीं आई है। अगर 16 सितंबर
भी गुजर जाती है, यानी चीफ जस्टिस उमर बंदयाल भी गुजर जाते हैं और उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा आ जाते हैं, तो वो जो अभी रिएक्ट कर रहे हैं उनके जो रिएक्शन की इंटेंसिटी है वो कितनी बढ़ जाएगी। जिस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस होंगे और पता नहीं उस वक्त सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब होते हैं या नहीं होते हैं, तो उस वक्त फिर सिस्टम इनके साथ क्या सलूक करेगा। यानी 16 सितंबर तक तो शायद कोई बार्गेन की, डील की, किसी समझौते की या किसी अंडरस्टैंडिंग का वक्त मौजूद है, और ये अगर 16 सितंबर गुजर गई तो उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग, बीच बचाओ और बार्गेन का वक्त भी बाकी नहीं होगा। तो अब मौके को संभाला जाता है या ज़िद पर अड़े रहते हैं, ये तो इनका अपना फैसला है। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।